नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात करेंगे विश्व योग दिवस की। योग सभी के लिए है, लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं की, उनकी सेहत की, तो कितना ज़रूरी है, किस समय योग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या सभी योगिक क्रियाएं किसी भी वक्त की जा सकती हैं, या कुछ पर्टिकुलर ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें अवॉइड करना चाहिए। तो आज इस पूरे उस पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर कनिका गुलाटी, महिला रोग विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ अनामिका कोठारी, विश्व रिकॉर्ड बनाया इन्होंने योगा में, वो बताएंगी भी क्यों बनाया, कैसे बनाया। और डॉक्टर साहिल त्रिवेदी हमारे साथ में हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं अनामिका आप ही का रुख करूँगा। सबसे पहले हमारा जो नारी एपिसोड है वो खासकर महिलाओं को समर्पित है, और इसके पीछे मोटिव भी यही होता है कि महिलाओं की सेहत, उनके मोटिवेशन, एम्पावरमेंट, उस पर हम फोकस कर सकें। आज बात सेहत से जुड़ी हुई है, तो महिलाओं के लिए कुछ ऐसा है कि पर्टिकुलर ये योग क्रियाएं नहीं करनी चाहिए, या पुरुषों से अलग हटके कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं हैं जो वास्तव में महिलाओं को करनी चाहिए, क्या ख्याल रखना चाहिए, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, योग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है महिलाओं के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि महिलाएं बहुत सारी चीज़ें वो घर भी संभाल रहे होते हैं और अपना काम भी कर रहे होते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि वो अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। और कई बार मैं जब फीमेल से मिलती हूँ तो वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि जैसे कि प्राणायाम है वो सबसे बेस्ट माना जाता है, जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। तो यह कुछ ऐसे प्राणायाम है जिनको करने से आप माइंड को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स कर पाते हैं और इससे आप अपने आप को बहुत ही एक्टिव रख पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं जो है वो योग को अपने जीवन में ज़रूर उतारें और कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा अपने लिए निकालें जिसमें वो योग का अभ्यास करें। आपसे बहुत सारी महिलाएं भी मिलती होंगी, आप कई ग्रुप्स को भी अटेंड करती हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी और कमी लगती है कि इंसान खुद के लिए टाइम नहीं निकाल पाता। जी बिल्कुल, मैंने देखा है बहुत सारी फीमेल से जब मैं मिलती हूँ तो वो ज़्यादातर मेंटली डिस्टर्ब मुझे दिखते हैं। वो शेयर करते हैं कि वो इस परेशानी से परेशान हैं। तो मैं उन्हें यही सजेस्ट करती हूँ कि आप सबको छोड़कर पहले अपने आप पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका घर परिवार, आपके बच्चे, वो सब तो ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आप खुद ही हेल्दी नहीं रहेंगे या फिर आप अपने आप पर ही ध्यान नहीं देंगे तो आप बाकी सबको कैसे चलाएंगे। तो यही मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि आप योग को अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाएं, बाकी सब चीज़ों को साइड में रखते हुए कुछ समय अपने लिए निकालें और आप रोज़ाना योग का अभ्यास करें। ज़्यादा अगर आपके पास समय नहीं हो तो आप कुछ जो प्राणायाम है वो कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं। जी, ऐसे कुछ हैं चीज़ें जो वाकई महिलाओं को करना ही चाहिए, क्योंकि देखिए महिलाओं के साथ कुछ बायोलॉजिकल चीज़ें पुरुष से अलग होती हैं, और वो होते हैं तो उससे हार्मोन्स के भी बदलाव होता है। क्यों हमारे साथ डॉक्टर कनिका हैं, वो भी बताएंगे। तो उस वक्त कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल, जैसे कि आज के टाइम में अगर देखा जाए तो पीसीओडी, पीसीओएस बहुत ज़्यादा फीमेल्स में देखा जा रहा है। उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसी वजह से उनका स्ट्रेस लेवल हाई रहता है और बहुत सारी परेशानियां वो फेस करते हैं, ना ही वो कई बार लोगों के साथ शेयर कर पाते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि कुछ जो आसन है वो ज़रूर करें। सभी योग में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने की होती है कि कौन से आसन आपको करने हैं, कौन से नहीं करने हैं। जैसे कि पीसीओडी हो गया या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो इसके लिए भद्रासन, तितली आसन जो है, भुजंग आसन जो है, मल आसन जो है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है जो आपको अभ्यास करने चाहिए। तो इससे आप फील करेंगे कि आपका जो सिस्टम है वो बहुत अच्छे से वर्क करता है और आप अपने स्ट्रेस को भी रिलीज कर पाते हैं। जी, मैं डॉक्टर कनिका आपके पास में आना चाहूँगा। मेडिकल साइंस क्या कहता है योग के लिए, और खासकर जैसे अभी अनामिका कह रही हैं कि ये कुछ ऐसी क्रियाएं हैं ज़रूर करनी चाहिए। हार्मोनल जब चेंजेस आते हैं बॉडी में, तो उस वक्त आपका क्या मानना है इस पे कि हाँ वास्तव में योग उसमें एक सार्थक साबित हो सकता है, केवल मेडिसिन ही, या उस वक्त आप लोग सलाह देते हैं कि अभी किसी तरह का कोई स्ट्रेस कोई सोच से नहीं होता। कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब हम एक्स्ट्रा करते हैं तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस वक्त कुछ सलाह देते हैं आप लोग? नहीं, योगा तो बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। जी। योगा हमें करना चाहिए, किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज, वो एक फीमेल को अपनी डेली रूटीन लाइफ में 1 घंटा, जैसे इन्होंने बोला है, वो टाइम निकालना चाहिए।
योगा जो होता है, योगा या किसी भी टाइप की एक्सरसाइज हो, ये मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ को ठीक करता है। जैसे कि पीसीओडी में क्या होता है, पेशेंट को ओबेसिटी हो रही है तो पीरियड्स डिले होके आ रहे हैं, या फ्रीक्वेंट साइकिल्स आ रही हैं 10 दिन में, 15 दिन में, या लंबे टाइम के लिए चल रही हैं, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, तो ये जो भी इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, ये जो पीसीओडी इट्स अ लाइफस्टाइल डिजीज़। तो अगर हम लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, जिसमें आता है डाइट और एक्सरसाइज, तो जिसकी वजह से ये पीसीओडी को हम ये कम कर सकते हैं। जो भी आज की यंग जनरेशन आती है मेरे पास, वो सिंपली यही ओबेसिटी, पीसीओडी, तो ये इतना स्ट्रेस फैक्टर है, प्रोलॉन्ग सिटिंग है, वर्क फ्रॉम होम है, करियर का स्ट्रेस है, तो ये जो स्ट्रेस है, हमारे सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा एक फीमेल की लाइफ को अफेक्ट कर रही है। मोस्टली हमारी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, साथ में जो जेनेटिक्स है, साथ में रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स, क्योंकि आगे इन्हीं बच्चों की आगे शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, तो इनफर्टिलिटी भी होगी। तो योगा क्या करता है, जो या कोई भी एक्सरसाइज ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ करती है, जिससे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मेंटेन रहें और आगे इनफर्टिलिटी या पीसीओडी ना हो। और इवन योगा मैं कहती हूँ कि हर एक फीमेल, चाहे वो 40 इयर्स प्लस हो, जब वो मीनोपॉज की एज में भी आ रही हैं, तब भी योगा या एक्सरसाइज कंटिन्यूसली करती रहे, जिससे कि वो अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकें, और जो भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे आ रहे हैं, डायबिटीज़ आएगा आगे, हाइपरटेंशन आएगा, जो भी एज रिलेटेड चीज़ें हैं वो डिले हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल से योगा इज़ द बेस्ट मोडालिटी, और ये जितने भी हमारे लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं उसको कम करने में और डिले करने में मदद करता है। तो मेडिसिन के साथ साथ आप ये सलाह देते हैं कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अगर उससे पेशेंट को क्या कुछ, वो डिपेंड करता है, ट्राइजिंग करते हैं हम, प्रायोरिटी पेशेंट टू पेशेंट हमारी ट्रीटमेंट वेरी करती है। किसी में डाइट और एक्सरसाइज इज मोर देन इनफ। अगर कोई पेशेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो हम मेडिसिन के साथ तो उनको बोलते ही हैं कि लाइफस्टाइल में डाइट और एक्सरसाइज पे फोकस करें, योगा ज़रूर करें। तो इसलिए तो दोनों के कॉम्बिनेशन में पेशेंट के रिजल्ट्स अच्छे होते हैं, और वो सिम्टोमेटिकली जल्दी रिलीफ आता है और आगे सब कुछ सही रहता है। बिल्कुल, मैं अक्सर डॉक्टर से बात करता हूं तो उनकी सलाह होती है कि वो डॉक्टर होते हैं, इलाज के लिए ही बने हुए हैं, लेकिन सलाह देते हैं कि पहला प्रयास उनका होता है कि गोली कम से कम ली जाए। अगर आप रूटीन लाइफ को अपने खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस से, कई बार सुना भी होगा आप लोगों ने कि इस बीमारी के लिए आपकी विल पावर जो है वो आपको बहुत कुछ डिपेंड करेगी। आप खुद ही लड़ सकते हैं इससे, मेडिसिन से ज़्यादा तो आप खुद लड़ सकते हैं, खुद अपने आप में एक दवा है। जैसे डॉक्टर कनिका भी कह रही हैं कि ये तो बिल्कुल जीवन का एक हिस्सा है, और अगर आप योग करते हैं तो मुझे लगता है कि निरोग रहेंगे। चलिए हम बात करेंगे डॉक्टर साहिल से। मैं आपके पास में आना चाहूँगा। देखिए, योगा और मेडिसिन दोनों का अगर हम देखें कि यानी कि साइंस एक साइंस का हिस्सा मानते हैं, और जो मेडिकल के जो चिकित्सक हैं वो साफ कहते भी हैं कि अगर आप रूटीन में योगा को अपनाते हैं तो निरोग रहेंगे, कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभार हो जाते हैं, लेकिन आप मजबूत रहेंगे उस बीमारी से लड़ने के लिए। दवा से भी ज़्यादा आपकी खुद का जो एक समझ है, सोच है, आपकी विल पावर है, वो बहुत कारगर हो सकती है। ज़माने में अवसाद हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं, कोई सुसाइड करना ज़्यादा वो समझते हैं कि अब ज़िंदगी से मोह भंग हो गया, अब चलो दुनिया छोड़ के चलते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो योगा दिवस के अवसर पर मैं यही जानना चाहूँगा आपसे कि आप भी सलाह देते हैं, कोई इस तरह की चीज़ों के लिए आपसे कंसल्ट करने आते हैं, चर्चा करते हैं? जी सर, हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो एक जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, और जब भी हम एक नियमित दिनचर्या फॉलो अप करते हैं, योगासन करते हैं रेगुलर, तो हमारी बॉडी में बैलेंसिंग रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। तो उससे एक फ़ायदा ये होता है कि संतुलन बना रहता है। जब भी आप योगा करेंगे, एक चीज़ देखेंगे कि आपका माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे आपके माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन जब होता है तो तब आप बैलेंस बना सकते हैं किसी भी योगा के पोज में। तो और अगर हम उस पोज को किसी पर्टिकुलर टाइम तक कर देते हैं तो उसे साधना बोलते हैं कि हमने इस पोज की या इस वाले आसन की साधना पा ली है। जैसे सूर्य नमस्कार अपने आप में संपूर्ण योगा का एक मास्टरपीस जिसे कह सकते हैं वो है। जब हम माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन करेंगे तो हम बाकी सब चीज़ें भूल पाएंगे। तो हमारे दिमाग में जितने भी नेगेटिव चीज़ें हैं या हमारी बॉडी में जितने भी नेगेटिव हार्मोन्स हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं उस वक्त के लिए, और जिसे कहते हैं ना उसकी कोडिंग टूट जाती है या उसकी चेन टूट जाती है। तो हमारा दिमाग एक तरह से हमारी बॉडी और माइंड साथ में काम करती है, और हमारा माइंड और बॉडी कोऑर्डिनेट होके
अपने माइंड और बॉडी को एक सुकून प्रदान करता है, जिसे कहते हैं एकदम बिल्कुल हम लोग एक मेडिटेशन मोड में चले जाते हैं। मेडिटेशन और योगा वैसे अलग अलग चीज़ें बट एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जब हम योगा करते हैं, जैसे ओम का आप उच्चार करेंगे तो आपके अंदर के इंटरनल पूरी क्लीनिंग, ब्राह्मरी जैसे अभी मैम ने बताया, ब्राह्मरी करेंगे तो भी अंदर से हमारा एक इनर पीस मिलता है, क्योंकि हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। अनुलोम विलोम करेंगे, कपाल भारती करेंगे तो सिर्फ हमारा दिमाग किस में लगा रहेगा, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन में, ना कि हमारे ऑफिस की फाइल्स में या स्कूल के होमवर्क में या कॉलेज के कौन से टास्क हमें कंप्लीट करने हैं। तो जब हम कुछ पल के लिए सब कुछ भूल के अपने आप पे ध्यान देंगे, चाहे वो 45 मिनट्स हो या 1 आवर हो, तो आधी मेंटल हेल्थ डिजीज़ तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। हमारे जो सारी मेंटल हेल्थ डिजीज़ या किसी भी डिजीज़ की जड़ है अनियमित दिनचर्या। अगर हम नियमित दिनचर्या जीते हैं, योगा वगैरह करेंगे तो हम अनहेल्दी फूड भी नहीं खाएंगे, क्योंकि आज आपने खा लिया कल आपको सूट ही नहीं करेगा वो ऑयली वाला, बहुत हैवी जो हम लोग खा रहे हैं आजकल, जो जंक फूड खा रहे हैं, जो 4-4 दिन की रखी हुई होटल की दालें खा रहे हैं। जब आप योगा करेंगे, एक दिन खा भी लिया ना, नेक्स्ट डे आप नहीं खा सकते, जो रूटीनली आप लोग बाहर का फूड खा रहे हैं। तो योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, क्योंकि वो बैलेंसिंग करना सिखाता है हमें। जी, जीवन में बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस बहुत जरूरी, बिल्कुल। उसके अब बॉडी बैलेंस की बात नहीं कर रहा मैं, जीवन में आपका संतुलन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, उसे भी हम बैलेंस कहते हैं। आप बैलेंस करके चल रहे हैं, आपकी टॉलरेशन पावर कितनी है कि अगर कोई भी, देखिए हम यहाँ से निकलते हैं, घर से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, रोड पे आते हैं तो तनाव शुरू होता है, कोई गाड़ी तो टच नहीं हो जाएगी, वो सामने तो नहीं आ जाएगा, देखो बेवकूफ़ की तरह इंडिकेटर इधर है, हाथ इधर दे रहा, जा सीधा रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारे हार्मोन्स को इस तरह से एक्टिवेट करते हैं जिससे हमारे तनाव पैदा होता है। मैं वापस अनामिका का रुख करना चाहूँगा। अनामिका, एक चीज़ आती है, अक्सर ये देखा जाता है कि खासकर फीमेल्स में जब प्रेगनेंसी होती है तो उस वक्त कहा जाता है कि नहीं अब कंप्लीट रेस्ट, नहीं, बिल्कुल अब कुछ नहीं, अब कोई हस्बैंड है पोछा छुड़वा देता है, कोई घर वाले कहते हैं। क्योंकि देखिए आजकल बड़ी, मैं इस पर डिस्कशन कर चुका हूँ, डॉक्टर साहिल हमारे साथ में जुड़ी हुई थी। पहली बात तो आजकल एक नई जो जनरेशन है, मैम ने कहा कि लाइफ स्टाइल, पहले तो आपने भी सुना होगा मैरिज ही नहीं करनी है, और करनी भी है तो बच्चे नहीं करने, और बच्चे भी करने को जिद है। कोई हर आदमी आके कहेगा अब तो भाई कृपा करो वंश को बढ़ाइए, एक बच्चा। अब वो ख्याल नहीं है कि हम दो, हमारे दो वाला कल्चर बहुत डाउन जा रहा है कि हम, मैं अकेली वो अकेले, होता है ना कि बिन फेरे हम तेरे, आजकल लिव इन और बहुत सारी स्टाइल चल रही हैं। ये वास्तव में बॉडी को इनबैलेंस करती हैं। और खासकर प्रेगनेंसी को लेकर के मैं जानना चाहूँगा, उसमें योगा अवॉइड करना चाहिए या पर्टिकुलर उसके कुछ आसन होते हैं वो करने चाहिए, या बिना सलाह के नहीं करनी चाहिए? देखिए, मेरा सजेशन ये है कि पहले के समय में भी प्रेगनेंसीज होती थी, फीमेल सारा काम करती थी, वो खेत भी संभालते थे, घर भी संभालते थे, उसके बावजूद भी उनकी नॉर्मल डिलीवरीज होती थी। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि हमने अपनी लाइफस्टाइल को इतना ज़्यादा सेडेंटरी बना लिया है, इतना ज़्यादा हम रिलैक्सिव चले गए हैं कि एक होता है ना, हम हर काम को बहुत ही सोच समझ के करते कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए, कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। हम बहुत ज़्यादा अपने आप को एक बांध के रखते हैं, हम हर चीज़ को एक डर के साथ जीते, इसीलिए हमारे साथ ऐसा होता है। वैसे योग में अगर हम बात करें तो प्रेगनेंसी योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारा लाइफस्टाइल पहले के जैसा नहीं रहा है, ना ही हमारा खान पान जो है वो पहले के जैसा है। हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ों में जैसा होता है ना कि हमें उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट भी नहीं मिलता है, जिस वजह से हमें ये सारी कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं। तो प्रेगनेंसी के टाइम में योग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इससे आप माइंड को भी अपने रिलैक्स करते हैं, आप बॉडी को भी रिलैक्स करते हैं। और क्या होता है कि जब हम प्रेगनेंसी योग करते हैं तो हम अपने अंदर से अपनी एक पावर को जगा रहे होते हैं। हमारी जो इनर पावर है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। जैसे कि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं या मंत्र उच्चारण करते हैं तो उससे हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है, और जो भी हमारे अंदर होता है, जो भी बेबी होता है, वो भी उस पॉजिटिविटी को कहीं ना कहीं ले पाता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी टाइम पे आप योग का अभ्यास करें। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप योग का अभ्यास करें तो आप किसी ऐसे योग टीचर के साथ करें जो ऑलरेडी उस चीज़ में एक्सपर्ट हो, जिनको उस चीज़ का नॉलेज हो, और जो भी आपके गायनोकोलॉजिस्ट हैं आप उससे एक बार कंसल्ट करें। क्योंकि क्या होता है कि प्रेगनेंसी में हर पर्सन टू पर्सन ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपका क्या साइकिल है या फिर क्या सिचुएशंस आपकी इस वक्त है। तो उसी चीज़ को सोच समझने के बाद ही आप योग का अभ्यास करें, पर ज़रूर करें। और अगर आपको मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेशन ऐसा आ रहा है कि आप फिजिकल योग नहीं कर पा रहे, तो मेरा सजेशन ये है कि आप
ओम का उच्चारण ज़रूर करें या फिर आप मंत्र चैंटिंग करें और प्राणायाम ज़रूर करें, वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। बिल्कुल, ये भी एक माना जाता है, हालांकि साइंस कितनी इस बात को मानती है। ये कहा जाता है कि जब गर्भावस्था में शिशु होता है तो उस वक्त आपका आहार, आपके विचार, आपका जो कुछ उस दरमियान आप करते हो बच्चे पे उसका प्रभाव पड़ता है। ये तो डॉक्टर कनिका बताएंगी। कनिका जी, आपके पास में आना चाहूँगा और मैं जानना चाहूँगा कि पहला एक दौर होता था कि सिजेरियन डिलीवरी तो मुझे लगता है कि कुछ 1-8% उनका रेशो होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोई केस है, बच्चा उल्टा हो रहा है, या अपने तो साइंस में पढ़े होंगे। आज क्या रेशो है? सिजेरियन ज़्यादा, नॉर्मल डिलीवरी कम? हालांकि आप लोगों का प्रयास होता होगा कि नॉर्मल डिलीवरी होनी चाहिए और चॉइस भी सभी की ये होती है, लेकिन लाइफ स्टाइल, खान पान कुछ इस तरह का है कि आप कुछ नहीं कर सकते, कि बच्चे को का जब पता चलता है कि हाँ नहीं अब तो ज़्यादा जच्चा और बच्चा दोनों के लिए मुश्किल हो सकता है तो करना ही है, कोई चारा नहीं है। इसके लिए आप कुछ पहले से सलाह देती हैं कि हाँ इन चीज़ों पे आप फोकस रखें और ये आपको ज़रूर करना चाहिए, आसन करें, आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज को भी हम यही कह सकते हैं, वो भी एक योगा ही है। नहीं, प्रेगनेंसी इज नॉट अ डिजीज। लोगों को ये लगता है कि ये बीमारी है, बिल्कुल नहीं। प्रेगनेंसी इज हालांकि मेरे ख्याल को बीमारी बताता भी नहीं होगा शायद। प्रेगनेंसी एक नॉर्मल चीज़ है, एक नॉर्मल बायोलॉजिकल फिनोमिना है, जिसको अगर आप डेली रूटीन एक्टिविटी में उसको आप अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को हैम्पर नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में हम फर्स्ट कुछ ट्राइमेस्टर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं। प्रेगनेंसी में योगा के लिए हम मना नहीं करते, हम कहते हैं अंडर सुपरविजन आप करें। कुछ पर्टिकुलर ट्राइमेस्टर वाइज योगा स्पेसिफिक होते हैं तो आपको वही आसन करने चाहिए। लेकिन हाँ, कभी कभी जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जिसकी अवल नाल नीचे होती है, प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होती है, तो हम उनको तब बोलते हैं बेड रेस्ट के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रेगनेंसी में बिल्कुल एक्सरसाइज मना है। हम पेशेंट को बोलते हैं वॉक करें, आप डे टू डे एक्टिविटीज़ जैसी कर रहे हैं वो करें। लेकिन हर एक पेशेंट वेरी करता है कि भाई आज पेशेंट को जैसे कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसके लिए हम बेड रेस्ट देते हैं, लेकिन हर एक पेशेंट को हम यही बोलते हैं कि आप अपना एक्टिव रहें, डे टू डे एक्टिविटी में आप फोकस करें, डाइट पे फोकस करें, पानी जितना पिएं, हेल्दी डाइट लें, प्रॉपर बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स की मात्रा ऐसी हो जो बच्चे के लिए भी रहेगी। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ये आते हैं आपके पास में इस तरह से कुछ केसेज है कि नहीं मुझे तो ये कहा गया है कि नहीं आप कंप्लीट रेस्ट ही करनी है आपको? नहीं, आते हैं केसेस, कुछ आते हैं, लेकिन उसमें वही होता है कि जो हाई रिस्क, वो लोग वो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे मिथ्स बहुत सारी हैं कि अगर ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये करेंगे, क्योंकि आजकल सबको 1 या 2 बच्चे करने, तो वो ज़्यादा पेरेंट्स कॉन्शियस हो गए हैं। जो टू बी पेरेंट्स हैं वो ये चाहते हैं हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से उनको मोटिवेट करते हैं, एनकरेज करते हैं कि आप अपना काम जैसे कर रहे हैं वो करते रहें, आप अपनी जॉब कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन कोई रिस्क ना लें। अगर आपको वॉक करनी है आप 30 मिनट्स की वॉक करें, लेकिन जितना आपका थ्रेशोल्ड है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं अब ये मेरा थ्रेशोल्ड है, मैं इससे ज़्यादा वॉक नहीं कर सकती, तो आप ना करें। बाकी योगा के जो आसन्स हैं हम हमेशा उनको यही बोलते हैं कि योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर सुपरविजन आप करें। और आज की डेट में नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन, एक्चुअली आजकल 40 वीक्स तक भी पेशेंट को हम वेट करते हैं लेकिन पेन्स नहीं आते। पहले टाइम में पेन्स अपने आप आ जाते थे, लेकिन अब हमें इंड्यूस करना पड़ता है। लेकिन हम ट्राई करते हैं कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में कि भाई पेन्स आ जाए और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। उसके लिए भी हम पेशेंट को मोटिवेट करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें। फिर एंड में हम बोलते हैं कि आसन्स डिफरेंट हो जाते हैं, स्क्वाट करें, बटरफ्लाई करें, बॉल पे बैठें, जिससे कि आप अपना नॉर्मल डिलीवरी करा सकें। क्योंकि जो ये योगा होती है ये अपनी बॉडी को पूरा रिलैक्स करती है, अपने लिगामेंट्स को रिलैक्स करती है और बॉडी को प्रिपेयर करती है लेबर के लिए। तो मेरे ख्याल से योगा करना चाहिए, लेकिन अंडर सुपरविजन। और अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, कोई प्रीशियस प्रेगनेंसी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, तो उसमें जैसे इन्होंने बोला अनुलोम विलोम या प्राणायाम वो कर सकते हैं। ये केवल बॉडी को नहीं, हमारी मुझे लगता है कि मेंटली भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग करती है, आपकी विल पावर को मजबूत करती है। आपको जो इतना कॉन्शियस होकर के हम चलते हैं कि नहीं पता नहीं क्या होगा, तो वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सहारा इससे होता है। मेरा एक जो सवाल था, प्रेगनेंसी में क्या वाकई इसका असर पड़ता है कि आपका खान पान, आचार विचार? नहीं, बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आसपास आपके पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, बिल्कुल पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहेगा, तो बेबी का भी ग्रोथ सही रहता है। कहते हैं कि भाई कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस हैं मदर से बेबी में ट्रांसफ़र होती हैं। तो मैं यही कहती हूँ कि अगर पेशेंट अपनी हॉबीज़ पे फोकस करे, खुश रहे, आसपास एनवायरनमेंट अच्छा रखे,
तो डिलीवरी भी अच्छी हो जाएगी और प्रेगनेंसी पूरी स्मूथ निकल जाएगी। नेगेटिव इन्वायरमेंट को क्रिएट ना करें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आप लोगों ने बताई है और हमारा मकसद भी यही था कि हम कुछ इस तरह की सलाह जो एक मिथक बन जाते हैं कि नहीं 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 ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। योगा, एक्सरसाइज तमाम एक ही चीज़ें, एक टाइटल में हम कह देते हैं कि योगा, जैसे कि हम वेदों के लिए कहते हैं, हमारे ग्रंथ के लिए कहते हैं, उसमें वेद भी आ जाते हैं, रामायण भी आती है, महाभारत भी आती है, कथाएं भी आती हैं, बहुत सारी सी चीज़ें, लेकिन एक कहा जाता है कि हमारे ग्रंथ हैं। तो उसी तरह से योग उन तमाम एक्सरसाइजेज का एक बुके का टाइटल है जिसके लिए आप किसी भी माध्यम से देख सकते हैं। आप कैसे भी करके देखें, वो एक्सरसाइज वही तरीके होती है। मैं डॉक्टर साहिल के पास में जाना चाहूँगा। मैम, अभी आपने सुना, और ऐसा जो वक्त होता है कि खासकर प्रेगनेंसी होती है तो उस वक्त काफ़ी लोग डिप्रेस्ड होते हैं कि अब क्या होगा, घबराहट होती है। इस तरह के कुछ केसेज आते हैं जिनमें कुछ आप लोग भी सलाह देते हो, कहाँ योगा करिए या फिर महिला चिकित्सक से कुछ सलाह लीजिए? बिल्कुल, मैं रेगुलरली जितने भी मेरे मेंटल हेल्थ पेशेंट्स हैं ना, उनको योगा मेडिटेशन की रेगुलर मतलब सलाह देती हूँ। माय फर्स्ट थिंग इज़ कि ऐड योगा एंड मेडिटेशन टू योर रूटीन और टू योर शेड्यूल और टू योर दिनचर्या। बिकॉज आपने जैसे अभी इनसे सवाल किया कि प्रेगनेंसी में क्या बच्चे पे, क्योंकि बच्चे में लाइफ ना आफ्टर सम डेज लाइफ आने लगती है। बच्चा हर चीज़ फील करता है, ऑब्जर्व करता है। जैसे आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि बच्चे ने किक मारी, और आपने एक बात सुनी होगी कि अभिमन्यु ने अपनी माँ के गर्भ में चक्र को भेदना मतलब वो पूरा चक्र सीख लिया था, लेकिन बाद में उस चक्रव्यूह को तोड़ना नहीं सीखा था, क्योंकि वो जब अभिमन्यु की माँ उनके पिता से कहानी सुन रही थी तो उनकी आंख लग गई थी। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये बात शास्त्रों में भी लिखी है। और बच्चा हर चीज़ फील करता है। अगर माँ बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, टेंशन में रहेगी प्रेगनेंसी टाइम में, तो इसका सीधा प्रभाव बच्चे पे पड़ेगा। बच्चा चिड़चिड़ा होगा, गुस्सैल होगा और ज़िद्दी होगा। और अगर माँ को बहुत अच्छा एनवायरनमेंट, इसीलिए पुराने ज़माने की जो हमारी मदर इन लॉज या मदर या सासू माँ कहती थी कि ये रामायण पढ़ो, ये भागवत पढ़ो, अच्छी अच्छी बातें करो, भजन करो, और उनके लिए एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता था। आजकल क्या करते हैं कि मूवीज़ देखते हैं, मतलब वो जैसे मूवीज़ भी लड़ाई दंगे वाली, तो फिर तभी आजकल के बच्चे जिद्दी और चिड़चिड़े होने लगे। तो एक प्रेग्नेंट महिला को अगर स्ट्रेस फ्री रखना है, तनाव मुक्त रखना है, खुशहाल रखना है, तो सबसे पहले दिनचर्या की शुरुआत ही योगा से हो। ओम चैंटिंग अंदर तक जब महिला ओम बोलेगी तो बच्चे के मस्तिष्क पे भी इक्वल प्रभाव पड़ेगा प्रेगनेंसी टाइम में, और वो एक रिलैक्स माइंड वाला, सुकून वाला और मतलब शांत स्वभाव का बच्चा बनेगा। जब भ्रमरी करेगी तो भी चलो ठीक है, फिजिकल इन्होंने जैसे बताया कि ब्लीडिंग वगैरह हो या और कोई इश्यूज़ हैं, तो जैसे शायद शीर्षासन हो गया, ये कुछ आसन तो बिल्कुल प्रेगनेंसी में मना किए जाते हैं। बट हम लोग ये भ्रमरी है, अनुलोम विलोम है, कपाल भारती नहीं कर सकते, ये सब तो कर सकते हैं। तो बच्चे को सुकून मिलेगा और मेंटल स्ट्रेस से महिला भी मुक्त रहेगी, तो बच्चा भी, जैसे स्वस्थ माँ होगी तो बच्चा भी मानसिक रूप से स्वस्थ ही होगा। जैसे अभी अनामिका ने कहा कि एटलीस्ट ये तो आप कर ही सकते हैं कि ओम भी अगर गहरी सांस के साथ अगर सर आप ओम कहेंगे, तो सर अभी हम ओम चैंट यहाँ भी करेंगे तो पूरा एनवायरनमेंट एकदम शुद्ध हो जाता है। ओम हमारे पूरे अंदर के मन को और पूरे रेडियस को और तन को पूरा सुकून देता है। एक तरह से ओम चैंटिंग अपने आप में अंदर से पीस देता है। जी अनामिका, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं, खासकर में एक महिलाओं को, हर महिला को इसका सामना भी करना पड़ता है। बिगनिंग में पीरियड्स की जो बात आती है उस वक्त पेन होता है, तो वो एक समय ऐसा होता है कि आप तीनों के लिए बहुत ज़रूरी है जो बताना, और मैं शॉर्ट में चाहूँगा। तब क्या कुछ विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, या पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब होता है ये, तो उससे पहले ही कुछ एक्सरसाइज या कुछ योग क्रियाएं इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है या अवॉइड करनी चाहिए उस समय? देखिए, जब पीरियड्स का टाइम शुरू होता है तो पहली बात तो ये होता है कि सबसे ज़रूरी होता है कि हम जो भी चाइल्ड है उसको अवेयर कराएं इसके बारे में। क्योंकि मैंने मतलब ये देखा है कि बच्चियां जब उनको पीरियड्स होते हैं स्टार्टिंग में तो बहुत डर जाते हैं, वो ना तो शेयर कर पाते हैं या कुछ। लेकिन हमें पता होता है कि जब 12-13 ईयर्स का जब कोई बच्चा होता है तो उसका एक लड़कियों का टाइम पीरियड आने का टाइम होता है। तो हमें शायद 10-11 साल की उम्र से ही उन्हें इस चीज़ के बारे में अवेयर करना शुरू करना चाहिए कि ऐसा ऐसा एक साइकिल होता है, तो आपको घबराना नहीं है, आपको इसको आराम से डील करना है। लेकिन उस टाइम पर जो मैंने देखा है कि ज़्यादातर मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं,
उस वक्त, क्योंकि वो उस चीज़ को प्रॉपरली समझ नहीं पाते, उनकी बॉडी भी उस चीज़ को ऑब्जर्व नहीं कर पाती है। तो ऐसे में उनको अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना चाहिए। पीरियड्स के दौरान वो चीज़ नहीं करनी है, लेकिन डे टू लाइफ जब आपका साइकिल नहीं आ रहा हो तब आपको गेम्स में आपको इंक्लूड रहना चाहिए। आपको योगा आसनास प्रैक्टिस करनी चाहिए, जैसे मैंने बताया प्राणायाम और मेडिटेशन, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज के टाइम में। क्योंकि क्या होता है कि जब आपको पीरियड्स भी आते हैं या नहीं आते हैं, आपका जो स्ट्रेस लेवल है आजकल के टाइम में, जैसे अगर हम योग के अकॉर्डिंग देखें तो स्ट्रेस आपकी हर एक बीमारी का कारण है। तो अगर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर लेते हैं तो आप इजीली अपनी बीमारी को भी क्योर कर पाएंगे और आप बहुत ही स्मूथली अपनी लाइफ को जी पाएंगे। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब गर्ल्स का जो टाइम पीरियड आने वाला होता है उस टाइम पर जो उनके पेरेंट्स हैं यानी मदर्स जो हैं वो उनको इस चीज़ के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करें और इस चीज़ के बारे में प्रॉपर्ली बताएं, ताकि उनको उस चीज़ का ज़्यादा स्ट्रेस ना हो और ना ही वो उस चीज़ को बर्डन समझे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर कनिका, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। ये एक ऐसा टाइम होता है कि जब हार्मोन चेंजेस और एक स्वभाव में भी बदलाव आता है, तो वो टाइम होता है रिलैक्स या एक्सरसाइज का। ये जो टाइम पीरियड होता है इसमें मदर और बच्चा दोनों ही कंफ्यूज होते हैं, वो डरे हुए होते हैं। वो आते हैं हमारे पास तो हम उनको काउंसल करते हैं कि ये नेचुरल फिनोमिना है। जो पेन होता है वो थोड़ा पेल्विक कंजेशन की वजह से होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इससे घबराना है या बिल्कुल ही बेड पे लेट जाना है। आप नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटी करें। हैवी एक्सरसाइजेस के लिए मैं मना करूँगी, लेकिन जो नॉर्मल वॉक वगैरह है, जो आपका डेली रूटीन है कि आपने यहाँ ट्यूशन जाना है या आपने पढ़ने जाना है या स्कूल जाना है, आप वो करते रहें। और जब पीरियड्स नहीं आते उससे पहले और बाद में मैं यही कहूँगी कि डेली रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी रखें। लेकिन आजकल के बच्चों का जो सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है कि भाई ट्यूशन जाना है, ट्यूशन की 4-5 घंटे की क्लास हो गई है, फिर उसके बाद उनकी स्टडीज़ हो गई, फिर वो लैपटॉप या फ़ोन पे लगे रहते हैं। तो मैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि वो बाहर जाके खेलें, क्योंकि पहले के टाइम में हम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते थे बाहर की फ़िज़िकल एक्टिविटी में, जो वो आज के डेट में लैगिंग है बच्चों के साथ। तो मैं उनको यही एडवाइस करती हूँ कि जब बच्चे आते हैं कि भाई आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी करें, अपने लिए 1 घंटा निकालें। घर में जैसे आप जिम नहीं जा पा रहे या एरोबिक्स नहीं कर पा रहे, घर में एक स्किपिंग रोप वो सबके घर में मिलती है। अगर आप वो स्किपिंग भी कर लेंगे जब पीरियड्स नहीं आ रहे, तो उससे भी आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी और आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी रहेगी। जी, मैं डॉक्टर साहिल आपके पास में आना चाहूँगा कि एक टाइप बायोलॉजिकल बदलाव होता है एक बॉडी में। ये जैसे कि साइंस की अगर उसमें हम डेफिनेशन में समझने की कोशिश करें, और वही एक ऐसा वक्त होता है कि स्वभाव में भी बदलाव आता है। तब कुछ लोग आते हैं, आप उनका मार्गदर्शन करते हैं? जी बिल्कुल सर। एक्चुअली क्या है, जब पीरियड्स टाइम होता है ना, तब बहुत मूड स्विंग्स होते हैं बच्चों को। तो सबसे पहली चीज़ है, हम अगर डीएक्टिवेट हो जाएंगे ना, बिल्कुल जैसे बच्चे कमरा बंद करके बिस्तर पे लेटे रहते हैं, ट्यूशन्स भी नहीं जाना, स्कूल कॉलेजेस भी नहीं जाना, तो इससे मूड स्विंग ज़्यादा आएंगे, बहुत गुस्सा आएगा। और सेकंड थिंग, जो ब्लड सेल्स, जो गंदे ब्लड सेल्स बॉडी से निकलने होते हैं, जब बॉडी स्टेबल हो जाएगी तो वो नहीं निकलेंगे। तो ज़रूरी है कि हम एक्टिव रहें, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है प्रॉपर चलता रहे। इसलिए हम लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज तो नहीं, बट लाइट वॉक वगैरह, लाइट योगा आसन या हल्की फुल्की वॉक और अपनी रूटीन को फॉलो करें। इससे मूड स्विंग्स भी कंट्रोल रहेंगे और हमारा ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। जिस पर्पज़ से देखिए पीरियड्स आता है, वो हमारी बॉडी की क्लीनिंग होती है, तो वो क्लीनिंग भी प्रॉपर हो पाएगी। क्योंकि इसलिए योगा और हल्का फुल्का योगा, वॉक और रूटीन लाइफ को हमें फॉलो अप करना चाहिए पीरियड्स टाइम में। आजकल जनरली मैंने देखा है फीमेल्स और बच्चियों में कि वो बिल्कुल बेड रिडन हो जाते हैं कि नहीं, हम 3 दिन तो बेड से उठेंगे नहीं, स्कूल भी नहीं जाएंगे, पढ़ाई भी नहीं करेंगे, खाना भी नहीं खाएंगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें रूटीन लाइफ फॉलो करना चाहिए। जी चलिए, समय का अभाव है, बहुत ही महत्वपूर्ण इश्यू है, लेकिन हो सकता है कि महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी हो और जिस पे गौर फरमाना चाहिए। कुछ इस तरह की भ्रांति नहीं पैदा करनी चाहिए, आपको सलाह लेनी चाहिए जिस पे आपका यकीन हो, क्योंकि ये जीवन में बदलाव आते हैं और उन बदलावों से घबराना नहीं चाहिए। अगर आप वाकई खुद रोज़ रूटीन में, अब कई बार कहा जाता है कि साहब वो पैसे वाले हों तो जिम ज्वाइन कर लेंगे, योगा क्लास ज्वाइन कर लेंगे। योगा और ये सब पैसे वालों की बात नहीं, कोई भी इसके लिए कर सकता है और कहीं पे भी कर सकते हैं। अपने घर में कर सकते हैं, छोटा मकान बड़ा मकान ये भी नहीं है, गली के आसपास पार्क होता है, गांव के अंदर भी आपके खेत खलियान हैं, वहाँ भी बैठ के कर सकते हैं, अपने घर की छत पे कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ज़रूर करना चाहिए। कोई एजेंडा नहीं है किसी के लिए, वैसे नहीं, ये सभी के लिए करना चाहिए। और आज से नहीं, योगा से हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है, दुनिया इसे अडॉप्ट कर रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि हम इससे पीछे जा रहे हैं, आज भी नई जनरेशन में बहुत कर रहे हैं, बहुत बड़ा लगा हुआ है। और
यही वजह है कि हमारी सेहत का एक हिस्सा इसे बनाया जा रहा है और बनना भी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।